देखिए लास्ट क्लासेस में हमने क्या स्टडी कर लिया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। प्लेन मिरर से भी रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है और स्फेरिकल मिरर से भी रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, जब कभी भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब लाइट का अपने रास्ते से बेंड हो जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। मीडियम का मतलब क्या होता है? एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। वो कुछ भी जिसमें ऊपर लाइट ट्रेवल कर सकती है उसे हम मीडियम कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, केरोसिन, अल्कोहल, ये सभी सब्सटेंस जो होते हैं इनमें ऊपर लाइट ट्रेवल कर लेती है। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मीडियम। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज कर लीजिए ये हमने एक बाउंड्री ड्रॉ की, ऊपर हमारे पास एक मीडियम है एयर और नीचे मान लीजिए आपके पास एक दूसरा मीडियम है ग्लास। दो डिफरेंट मीडियम है। अगर कोई लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंस होती है तिरछा, जिसे हम ऑब्लिक ड्यूली कहते हैं, तिरछा इंसिडेंस होती है, तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इस लाइट रे को अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए था। लेकिन होगा क्या कि जब ये लाइट एयर से ग्लास के अंदर या वाटर के अंदर किसी भी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो जिस पॉइंट पर मीडियम चेंज होगा, जिस जगह पर लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी उस जगह से लाइट अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी। ठीक, अब बेंड होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन जो होती है रिफ्रैक्शन की, वो आपकी सिंपल लैंग्वेज में क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन लाइट रे passes through one medium to another medium, it bend from its path. This phenomenon is called refraction of light. अब जब रिफ्रैक्शन होता है तो जिस पॉइंट पर ये लाइट सरफेस पर आकर इंसिडेंट हुई है, मतलब टकराई है, इसको हम इंसिडेंट लाइट रे कहेंगे। इंसिडेंट लाइट रे। और जिस पॉइंट पर ये आके टकराई है इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर खींच दिया जाए तो इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। और जो लाइट रे आपकी अपने रास्ते से बेंड होने के बाद ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है, इस लाइट रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, जो लाइट रे किसी सरफेस पर आकर इंसिडेंस हुई, टकराई, और जो बेंड होने के बाद दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंस लाइट रे के बीच एक एंगल बनता है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच एक एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात आती है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, क्यों लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो आप इसका सिंपल सा रीजन बताएंगे। देखिए, हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में बात करें, तो जहां पर एयर भी नहीं है, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, वहां पर लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जैसे जैसे मीडियम आपका डेंसर होता जाएगा, जैसे वैक्यूम से थोड़ा कम एयर में होती है, जनरली कैलकुलेट करते समय हम एयर में लाइट की स्पीड उतनी ही कंसीडर करते हैं जितनी वैक्यूम में, वैसे एक्यूरेट वैल्यू इसकी 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वैक्यूम से थोड़ा कम हुआ एयर में, एयर से कम होगा लाइट का स्पीड वाटर में, और वाटर से भी कम होगा गिलास में, और गिलास से भी कम होगा डायमंड में। ठीक, तो जिस तरीके से मीडियम आपका डेंसर होता जाएगा, लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। यही जो डिफरेंस होता है लाइट की स्पीड में अलग अलग मीडियम में, यही कारण होता है रिफ्रैक्शन का। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होने के कारण वो अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ऐसे ही अगला टॉपिक आपका है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी दो नियम होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के दो नियम है। रिफ्रैक्शन के दो नियम कौन कौन से हैं, समझिए ध्यान से। इस डायग्राम में आप देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीन चीजें हैं आपकी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसके आगे हमने लिख दिया SIN, साइन, इसको कहेंगे साइन आई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं R, उसका भी साइन। इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम कोई भी दो मीडियम कंसीडर कर लें, जैसे एयर और ग्लास हमने कंसीडर कर लिया, अब अगर हम अलग अलग एंगल पर लाइट को इंसिडेंस कराएंगे, तो जैसे हम आई की वैल्यू चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। लेकिन साइन आई और साइन आर दोनों का रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हर बार आपका उतना ही आएगा जितना इनिशियली आई की वैल्यू आपने ली थी तब आया था। मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो चेंज नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस लॉ गिवन बाय Snell's, so it is also called Snell's law। ठीक है बेटा, कभी कभी इस नाम से भी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, स्टेट स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आप याद कर लीजिए। रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है, ओनली सेकेंड, फर्स्ट नहीं लिखना है फिर उस समय आपको, केवल सेकेंड लॉ जो है
लाइट के रिफ्रैक्शन का, उसी को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट बात जो इस टॉपिक की है वो ये है कि अभी हमने ये कहा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से बेंड होती है। ठीक, अब यहां पर अगर कोई लाइट किसी भी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंस हो तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन ए लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि कोई पॉलिश नहीं है इस पर, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम ग्लास, दो डिफरेंट मीडियम है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो अगर कोई लाइट पे नॉर्मली इंसिडेंस कराई है, नॉर्मली इंसिडेंस का मतलब ये हो गया कि इंसिडेंस लाइट पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये लाइट अपने रास्ते से बिना डेविएट हुए, ठीक है, अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए दूसरे मीडियम में निकल जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइट का बेंडिंग नहीं होगा जब कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस होगी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ठीक है, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई की वैल्यू और आर की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां दोनों ही वैल्यू आपकी कितनी होंगी? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा नॉर्मली इंसिडेंस होने के लिए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा बिकॉज देयर इज नो बेंडिंग। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट अगली बात हम ये करते हैं कि जब हमने ये पढ़ा कि रिफ्रैक्शन होता है किसी भी लाइट रे का तो वो अपने रास्ते से बेंड होती है। बेंडिंग में भी 2 टाइप्स। सपोज कर लीजिए लाइट ट्रेवल कर रही है, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे राइट या लेफ्ट दोनों तरीके से बेंड हो सकती है। तो इसके लिए आप 2 रूल याद करेंगे। फर्स्ट रूल ये है कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, दैट मींस सपोज कर लो एयर से ग्लास में आती है। अब देखिए रेयर और डेंसर क्या होता है? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसे रेयर मीडियम कहेंगे, और जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी उसे डेंसर मीडियम कहेंगे। जब भी 2 मीडियम होंगे तो उनका कंपैरिजन करने पर आप ये देखेंगे जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है वो रेयर और जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर। जैसे अगर हम एयर और ग्लास का कंपैरिजन करेंगे तो एयर को बोलेंगे रेयर मीडियम और ग्लास को बोलेंगे डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है एयर के कंपैरिजन। ठीक, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई हमारी कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तब रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो छोटा होगा। इट मींस हम कह सकते हैं when light passes through rarer medium to denser medium it bends towards normal। देखिए ये डायरेक्शन थी इस लाइट रे की एक्चुअल, रिफ्रैक्शन नहीं होता तो उसको इस रास्ते पर जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से बेंड हुई किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। नॉर्मल की तरफ बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन इट पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम। सेकेंड रूल ये है, इसी का ठीक अपोजिट कर दीजिए
जैसे सपोज कर लीजिए ऊपर आपका ग्लास है और नीचे आपका मीडियम जो एयर है, अगर कोई लाइट रे ग्लास से एयर में एंटर करती है, एक्चुअल में तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा कि ये बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो जब ये बेंड होगी तो रूल ये है कि ये नॉर्मल से दूर हटेगी। देखिए अपने रास्ते से बेंड हुई इस तरीके से कि ये नॉर्मल से दूर हो गई, ठीक है। अब ये फ्रॉम नॉर्मल बोलते हैं इसको, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये दो लॉ है और दो रूल हैं, दोनों में अंतर समझिए। लॉ क्या है कि इंसिडेंस लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकेंड लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये कहे जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये दो रूल हैं जो हमें जब तक रिफ्लेक्शन के डायग्राम बनाएंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक इन दोनों रूल्स का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक। पहला पॉइंट क्या हुआ कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। इसी बेस पर, इन रूल्स के आधार पर अगर हम किसी भी लाइट रे का ग्लास स्लेब द्वारा रिफ्रैक्शन समझें तो बहुत इजीली हमें कोई भी चीज उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये हमें रूल याद है तो हम बहुत इजीली डायग्राम बना सकते हैं किसी भी ग्लास स्लेब से लाइट के रिफ्रैक्शन में, किस तरीके से ग्लास स्लेब द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। समझिए पहले ग्लास स्लेब क्या है। किसी भी ग्लास के एक पीस को जो रेक्टेंगुलर हो क्या कहेंगे हम, ग्लास स्लेब। ये कांच का एक टुकड़ा है तो इसको ग्लास स्लेब कहेंगे। अब देखिए इस ग्लास स्लेब में ग्लास के ऊपर बाहर क्या है, एयर, और इस ग्लास स्लेब के अंदर क्या बात हो रही है, ग्लास की, और नीचे फिर क्या है, एयर। तो यहाँ पर ग्लास स्लेब जो है वो एयर को डिस्प्लेस कर रही है, ऊपर एयर है, नीचे एयर है, और यहाँ पर आपका ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो गया। अब अगर कोई भी लाइट रे इस ग्लास स्लेब पर ऑब्लिक्यूटली इंसिडेंस होती है तो इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा। देखो अगर मान लीजिए ये लाइट रे आपकी जो इस ग्लास स्लेब पर इंसिडेंस हो रही है इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरीके से निकल जाती है। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या डायग्राम बनेगा, देखो ये हो गई इंसिडेंस लाइट रे, इस पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, तो ये आपका बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब रूल क्या है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसका मतलब ये वाली लाइट रे इस पॉइंट पर बेंड हो जाएगी अपने रास्ते से नॉर्मल की तरफ, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी आई से छोटी, स्मॉल हो जाएगी थोड़ी, ठीक, आई आर। अब जब तक ये ग्लास के अंदर चलेगी स्ट्रेट, और जिस पॉइंट पर ये ग्लास से बाहर निकलेगी फिर से देखिए मीडियम चेंज होगा। अब लाइट ग्लास से किस में एंटर करेगी, एयर में, और जब भी मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम फिर से रिफ्रैक्शन दिखाएंगे। देखिए ये नॉर्मल खींच दिया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, लेकिन दो पैरेलल लाइन को एक जब ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। तो ये एक्चुअल में तो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, लेकिन इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल। अब यहां से जब ये लाइट के बाहर निकलेगी तो
मीडियम चेंज होने के कारण देखिए अब क्या रूल लगेगा, ग्लास से किस में जा रही है लाइट, एयर में, इसका मतलब ये नॉर्मल से दूर हटेगी। दूर हटने का मतलब आर से इस एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी और इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्यों कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि ये फाइनली लाइट रे आपकी ग्लास स्लेब से बाहर निकली है। तो देखिए इन दोनों रूल का यूज करके ही हमने ग्लास स्लेब से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, ओके।